everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of nuclear physics of CSIR NET Physics. Let's discuss these questions one by one. So our first question is the radius of this copper nucleus is measured to be 4.8 into 10 raised to minus 13 centimeter. The radius of magnesium nucleus is estimated. अब हमें पता है जो रेडियस है उसका रिलेशन मास नंबर से होता है, दैट इज ए की पावर 1/3। अब हमें यहाँ पे कॉपर का रेडियस गिवन है, तो आर नॉट कॉपर की ए की वैल्यू कितनी है, मास नंबर कितना है 64 की पावर 1/3। कॉपर का रेडियस भी गिवन है, वो भी फिल कर देते हैं। 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 आर नॉट 64 की पावर 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। अब मैग्नीशियम का रेडियस निकालना है हमें, तो वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसका ए मास नंबर कितना है 27, इसकी पावर 1/3। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मैग्नीशियम, इट इज आर नॉट 64 की पावर 1/3, आर नॉट 27 की पावर 1/3। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 रेडियस ऑफ मैग्नीशियम, इट इज 64 का क्यूब रूट 4, 27 का 3। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये कैंसिल हो गया इसके साथ। 12 4 द 48, 4.1.2 आ गया, और ये रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में ही गिवन था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया सी। A beam of pions is incident on proton target, giving rise to the process assuming that decay proceeds through strong interaction. ये प्रोसेस जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है। टोटल आइसोस्पिन एंड इट्स थर्ड कंपोनेंट I3 फॉर द डिके प्रोडक्ट आर। तो हमें पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, पाई पॉजिटिव प्लस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पाई पॉजिटिव प्लस पाई पॉजिटिव। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो इसमें जो हमारे पास आइसोस्पिन है वो क्या आएगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, I3 कंपोनेंट भी जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं, आई और I3 कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है डिके प्रोडक्ट की। तो पहले आई की वैल्यू बात कर लेते हैं। पाई पॉजिटिव की आई की वैल्यू कितनी होती है 1, प्रोटॉन की 1/2, न्यूट्रॉन की भी 1/2, इनकी भी 1। अब आइसोस्पिन जो है वो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो बिफोर रिएक्शन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 1/2 और 1 + 1/2, ये वैल्यू आ गई बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन हमारे पास पहले इन दोनों को कर लेते हैं, ये हमारे पास 1/2 और 3/2 आ गया, और ये 1। फिर हम यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1/2 का 1 के साथ और 3/2 का 1 के साथ। तो डिके प्रोडक्ट का हमारे पास क्या मिला 3/2, 1/2, 3/2, और ये 3/2 और 1 के साथ मिल जाएगा। 1 - 3/2 is 1/2, 3/2 + 1 is 5/2। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, यानी कि आइसोस्पिन क्या होगी, कंजर्व होगी। तो बिफोर रिएक्शन आइसोस्पिन कितनी आ रही थी 1/2, 3/2। आफ्टर रिएक्शन कितनी आ रही है 1/2, 3/2 और 5/2। ये तो 2 बार आ रही है ना वैल्यू, एक बार कंसीडर करेंगे। तो यानी कि ये हमें बिफोर रिएक्शन वाली वैल्यूज मिल रही है ना, तो प्रोडक्ट की आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2 और 3/2। ठीक है, ये प्रोडक्ट की वैल्यूज मिल गई। 5/2 भी मिल रही है, बट आइसोस्पिन कंजर्व है। कंजर्व होने का मतलब क्या है कि बिफोर रिएक्शन जो आइसोस्पिन की थी वो हमें आफ्टर रिएक्शन भी मिलनी चाहिए, तभी कंजर्व बोलेंगे। तो 1/2 और 3/2 वैल्यू जो है वो आइसोस्पिन की मिल गई। अब I3 कंपोनेंट देख लेते हैं। पाई पॉजिटिव I3 कंपोनेंट 1
इसका 1/2, न्यूट्रॉन का -1/2, और ये 1 और ये 1। आइसो I3 कंपोनेंट जो है वो तो सिंपल एडिशन हो जाएगा। तो बिफोर रिएक्शन ये कितना मिल रहा है, 3/2। आफ्टर रिएक्शन भी देख लेते हैं कितना मिलेगा, -1/2 + 2 यानी कि 3/2। तो I3 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3/2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आइसोस्पिन की वैल्यू 3/2 लेंगे, क्योंकि 1/2 और 3/2 आ रही है, तो 1/2 किसी के साथ मैच ही नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे मैच कर रहा है तो I3 की वैल्यू तो 3/2 है ना, तो ये कैंसिल हो गए ऑप्शंस। ये दोनों में से एक आएगा। तो आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, 3/2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल स्पिन पैरिटी ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तो हमारे पास 2 न्यूक्लियाई कौन से हैं, ये वाले, और एक हमारे पास क्या है, स्ट्रोंशियम। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 51। न्यूट्रॉन कितने हैं, 74। इसमें कितने हैं प्रोटॉन्स, 38। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 50। तो हमें तो अनपेयर्ड जो होते हैं न्यूक्लियन वही फॉलो फिल करेंगे लेवल में। तो 51 प्रोटॉन्स, 51 न्यूट्रॉन्स, ये फिल करेंगे। तो शेल मॉडल कन्फिगरेशन, शेल मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s½ 1p3/2 1p½ 1d5/2 2s½ 1d3/2 3+½ 1f7/2 p3/2 SPDF 0 1 2 3। L की वैल्यू 3+½ 7/2, फिर 2p3/2 1f यानी कि 3 - ½ 5/2, और ये 2p½ तो यहाँ तक कितने न्यूक्लियंस हो गए, यहाँ पे 2 4 और ये 2 8 यहाँ तक फिल हो गए। 6 2 4 8 4 6 8 14 15 16 16 4 20 28 यहाँ तक फिल हो गए। आगे हमारे पास जी लेवल आएगा। जी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 4। तो 1f1g 9/2 आ गया। ठीक है, फिर 1g 4 - ½ यानी कि 7/2। तो फिल करके देखते हैं यहाँ तक कितने बने। 28 यहाँ तक थे, 28 + 4 32 32 6 38 38 2 40 40 10 50 50 तक यहाँ तक बन गए। 51 यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कि प्रोटॉन के लिए हमारे पास 7/2 पिन आ गई। पैरिटी कितनी आएगी, जी के लिए 4 वैल्यू होती है, तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव आ जाएगा। 7/2 पॉजिटिव आ रही है। स्ट्रोंशियम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 51 ही है, तो 51 है तो इसकी भी 7/2 पॉजिटिव आएगी। बट ये एक्सेप्शनल केस है स्ट्रोंशियम का, याद रखना है ये। ठीक है, शेल मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी 7/2 पॉजिटिव आ रही है, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया इसकी जो आती है 5/2 पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो बट इन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल हमें बताना है स्पिन और पैरिटी कितनी आ रही है। तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, दोनों की 7/2 पॉजिटिव 7/2 पॉजिटिव। The difference in Coulomb energy between mirror nuclei is 6 MeV. तो एनर्जी डिफरेंस दिया गया, कूलम एनर्जी डिफरेंस 6 MeV. Assuming the nuclei have a spherical symmetric charge distribution, E square की वैल्यू दी गई है 1 MeV फर्मी। रेडियस निकालना है हमें। अब कूलम एनर्जी डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, E स्क्वायर 3/5 E स्क्वायर अपॉन R Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर।
यहाँ से रेडियस किसके इक्वल आ गया, हमें रेडियस निकालना है 3/5 e² z2² माइनस z1² अपॉन डेल्टा ई। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं। 3/5 e² की वैल्यू कितनी है 1 MeV फर्मी, फर्मी मतलब 10⁻⁻15 MeV में ही रखेंगे क्योंकि एनर्जी भी MeV में गिवन है, यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। Z2 क्या है 25 का स्क्वायर माइनस Z1 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा ई कितना है 6 MeV। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन बी। The ground state of lead nucleus has spin parity 1/2 negative. First excited state has spin parity 5/2 negative. Electromagnetic radiation emitted when the nucleus makes a transition from first excited state to ground state. अब ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। स्पिन पैरिटी हमें गिवन है दोनों की, बताना है कि कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी इमिट हो रही है। अब पहले तो देखो यहाँ पे पैरिटी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की भी नेगेटिव पैरिटी है, ग्राउंड स्टेट की भी नेगेटिव पैरिटी। ठीक है, अब हम एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी 5/2 माइनस 1/2 तो 5/2 प्लस 1/2। तो ये हमारे पास कितना बना 2 2 5 3। तो एल की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3 आ गई। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -1 की पावर एल, और मैग्नेटिक ट्रांजिशन के लिए हमारे पास होता है -1 की पावर l+1। तो यहाँ पे पैरिटी चेंज नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम एल की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो पैरिटी किस में चेंज नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, तो E2 मिलेगी हमें ट्रांजिशन। एल की वैल्यू 3 इसमें फिल करेंगे तो पैरिटी चेंज नहीं होगी, तो M3 ट्रांजिशन मिलेगी। तो E2 और M3 दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Dominant interaction underlying the following process। अब हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रोसेस की, के नेगेटिव प्लस प्रोटॉन समेशन नेगेटिव प्लस पाई पॉजिटिव। हमें ये बताना है ये कौन सी इंटरेक्शन है। ठीक है, तो हम आइसोस्पिन निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसकी के नेगेटिव की आइसोस्पिन क्या होती है 1/2, प्रोटॉन की भी 1/2, इसकी 1 होती है और इसकी भी 1 होती है। और आइसोस्पिन वेक्टरली ऐड करते हैं तो इनको वेक्टर एडिशन किया तो ये वैल्यू कितनी मिली 0 और 1, और इनको ऐड किया तो 0 1 और 2। अब देखो बिफोर रिएक्शन आइसोस्पिन 0 1 थी, वो हमें फाइनल वैल्यू में मिल रही है ना 0 1, तो यानी कि यहाँ पे आइसोस्पिन क्या है कंजर्व है। अब I3 की बात कर लेते हैं। के नेगेटिव की I3 कंपोनेंट -1/2, प्रोटॉन का I3 कंपोनेंट 1/2, इसका आ जाएगा -1 और इसका 1। तो बिफोर रिएक्शन I3 कंपोनेंट इज 0, आफ्टर रिएक्शन इज 0, तो I3 कंपोनेंट क्या है कंजर्व है। अब स्ट्रेननेस चेक कर लेते हैं। स्ट्रेननेस के नेगेटिव की क्या आएगी -1, प्रोटॉन की तो 0 होती है, इसकी भी क्या आएगी -1 और इसकी तो 0 होती है। तो स्ट्रेननेस भी क्या मिल रही है कंजर्व मिल रही है क्योंकि बिफोर रिएक्शन इज -1, आफ्टर रिएक्शन इज -1, तो तीनों कंजर्व मिल रही हैं I3S। तो ये कौन सी रिएक्शन है फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग, तो सी और डी ऑप्शन निगलेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका I कंपोनेंट क्या आएगा 1, प्रोटॉन का 1/2, इसका 1। तो बिफोर रिएक्शन 1 मिल रहा है आइसोस्पिन, आफ्टर रिएक्शन 1/2 3/2। तो आइसोस्पिन जो है वो कंजर्व नहीं है यहाँ पे। I3 कंपोनेंट क्या मिलेगा, इसका मिलेगा +1, इसका 1/2, इसका 0। I3 भी कंजर्व नहीं है कि बिफोर रिएक्शन +1 मिल रही है, आफ्टर रिएक्शन 1/2। अगर स्ट्रेननेस की बात करें तो ये सिग्मा पॉजिटिव की स्ट्रेननेस कितनी होती है -1, इनकी 0। तो स्ट्रेननेस जो है डेल्टा एस वो कितनी मिल रही है 1 मिल रही है।
तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये किस में आती है हमारे पास, वीक इंटरेक्शन में। तो यानी कि ये जो सी रिएक्शन है वो क्या है, वीक इंटरेक्शन है। और ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। Finding energy of light nucleus in MeV is given by the approximate formula, where n is a minus z the neutron number, value of z for most stable isobar। अब मोस्ट स्टेबल आइसोबार अगर हमने निकाला है, हम क्या करेंगे, कर्ल बी बाय कर्ल जेड इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम n की जगह फिल कर देते हैं a माइनस जेड, तो हमें ये टर्म क्या मिल जाएगी, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या मिली, 16a माइनस 20a की पावर 2/3 माइनस 3/4 जेड स्क्वायर a की पावर माइनस 1/3 प्लस 30 a माइनस जेड फिल किया तो ये a माइनस 2z होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम कर्ल b बाय कर्ल z निकाल लेते हैं। ये तो z है ही नहीं इन दोनों में, तो ये टर्म का होगा माइनस 3/4 जेड ए की पावर माइनस 1/3 प्लस 30/a 2 इंटू ए माइनस 2z, साथ में क्या आ गया -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3/2 जेड ए की पावर -1/3, ये मिला हमें 30 इंटू 2 60, 60 माइनस 120 हो गया अपॉन ए माइनस 2z इक्वल टू 0, 0 रखना है हमें। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -3/2 जेड ए की पावर -1/3 -120 प्लस 240 जेड बाई ए इक्वल टू 0। अब जेड कॉमन ले लेते हैं जिनमें आ रहा है फर्स्ट और थर्ड टर्म में, और ये 120 उस तरफ ले गए, तो जेड की वैल्यू क्या मिली, 120 अपॉन 240 अपॉन ए माइनस 3/2 ए की पावर -1/3। अब डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले लेते हैं 240 अपॉन ए, तो ये हमारे पास मिला 1 माइनस 240 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा, 1/160। ठीक है, और a कॉमन लिया है 1 अपॉन ए, तो ये a की पावर 2/3 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, ये a ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, a/2 1 माइनस a की पावर 2/3 बाय 160 की पावर -1। ऑप्शन ए मिल रहा है ये। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। Spin of particle A undergoes this decay, where it is known that BC also has spin half particle. Complete set of allowed value of spin of the particle D। अब हमें रिएक्शन दिया क्या गिवन है, A B प्लस C प्लस D। A की स्पिन क्या गिवन है, हाफ, B की भी हाफ है, C की भी हाफ है, D की बतानी है। अब हमें पता है जो स्पिन होती है वो वेक्टरली ऐड करते हैं, यानी कि वेक्टर एडिशन होगा इसका। तो बिफोर रिएक्शन हमारे पास स्पिन की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास कितनी आ गई, 0 और 1। वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, 1/2 माइनस 1/2 से 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये 0 और 1 वैल्यू मिल गई। अब हमें तो 1/2 लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है। तो डी की वैल्यू अगर 1/2 लेंगे तो वेक्टर एडिशन से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक 0 और 1/2 कॉम्बिनेशन से मिलेगी स्पिन। ठीक है, एक 1 और 1/2 से, तो 0 और 1/2 से कितनी मिली, 1/2। इससे कितनी मिलेगी, 1/2 और 3/2। तो यानी कि बिफोर रिएक्शन स्पिन हाफ थी, आफ्टर रिएक्शन स्पिन हाफ मिल रही है। तो कब मिल रही है, जब डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Muons are produced through the annihilation of a particle A and its antiparticle, namely the process this। ये रेस्ट मास म्यून का गिवन है, प्रॉपर लाइफ टाइम भी गिवन है। सेंटर ऑफ मास एनर्जी ऑफ द कोलिजन इज दिस इन द लेफ्ट रिंग,
that coincides with the center of mass frame. Fraction of muons that will decay before they reach detector placed 66 किलोमीटर away from interaction point. तो हमें फ्रैक्शन ऑफ म्यून्स निकालना है, तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, ये होता है, तो एन ओवर एन नॉट किसके इक्वल आ गया, ई की पावर माइनस टी गामा टाउ। लैम्डा की वैल्यू हमने गामा टाउ फिल की है। अब ये गामा और टाउ की वैल्यू देखनी पड़ेगी। टाउ क्या है, मीन लाइफ टाइम, प्रॉपर लाइफ टाइम कितना गिवन है, 2 माइक्रोसेकंड, ये तो गिवन है। गामा फैक्टर निकाल लेते हैं। एनर्जी क्या होती है हमारे पास, गामा एम सी स्क्वायर, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, ई बाई एम सी स्क्वायर, तो ये फैक्टर ई, एनर्जी कितनी गिवन है 2.1 GeV, और एम सी स्क्वायर मास कितना है 105, तो ये अप्रॉक्सीमेट 20 मिल रहा है हमें गामा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब हमें टी की वैल्यू भी चाहिए। टी क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा 6 किलोमीटर, 6 इंटू 10⁻3, स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁻8, तो यहाँ से टी की वैल्यू मिली 2 इंटू 10⁻⁻5। तो अब इस रिलेशन में हम फिल कर देते हैं, ई की पावर माइनस 2 इंटू 10⁻⁻3, ये 20 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, तो अप्रॉक्सीमेट इसका रिजल्ट जो मिलेगा 1 माइनस ई की पावर -1। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इंट्रिंसिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज, तो जो इंट्रिंसिक डायपोल मूवमेंट होती है ना न्यूक्लियस की, वो इंक्रीज करती है विद द जेड एंड ए। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। According to Shell model, total angular momentum of and the parity of ground state of lithium। अब हमें स्पिन एंड पैरिटी निकालनी है शेल मॉडल यूज करके। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, इसमें 3, न्यूट्रॉन कितने हैं 4, तो न्यूट्रॉन तो पेयर्ड है, इसको फिल नहीं करेंगे, प्रोटॉन्स को फिल करेंगे। शेल मॉडल कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s हाफ 1p 3/2, इतनी ही बहुत है कन्फिगरेशन, इसमें 2 आ जाएंगे और इसमें 1, 4 1 3 हो गए। अब लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन किस में जा रहा है, इस शेल में जा रहा है, इसमें जे की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 हमारी क्या मिल गई, स्पिन मिल गई। पैरिटी हम कैसे चेक करते हैं, -1 की पावर एल से। अब पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, तो -1 की पावर 1 क्या आ गई -1, तो यानी कि स्पिन मिल रही है 3/2 और पैरिटी क्या मिल रही है नेगेटिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The recently discovered Higgs boson at LHC experiment decay mode into a photon and Z boson। तो एक Higgs boson है, H से डिनोट कर देते हैं, ये किस में ब्रेक डाउन हो रही है, इसकी डिके हो रही है Z boson प्लस फोटोन। Rest mass of Higgs bosons and Z bosons are given। तो Higgs bosons का मास 125 GeV by c स्क्वायर है और Z bosons का मास 90 GeV by c स्क्वायर है। द डिकेइंग हिग्स पार्टिकल्स इज एट रेस्ट, तो ये रेस्ट पे है जो डिके कर रहा है। हमें एनर्जी निकालनी है फोटोन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे तो हमें यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं, ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम का। यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे, हमें जिसकी एनर्जी, जैसे एक पार्टिकल जो है ए से बी और सी में डिके हो रहा है, मान लो आपको एनर्जी ऑफ बी फाइंड करनी है, तो ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो, एनर्जी ऑफ बी मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ ए। जिसकी एनर्जी निकालनी है उसका मास ऐड करोगे, जो दूसरा पार्टिकल होगा उसके मास को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये ट्रिक से हम ये फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो अभी हमें एनर्जी किसकी निकालनी है, फोटोन की। तो फोटोन की एनर्जी अगर निकालनी है तो मास ऑफ हिग्स बोसॉन्स माइनस प्लस हो जाएगा मास ऑफ गामा, क्योंकि जिसकी एनर्जी निकालनी है उसका मास हम ऐड करेंगे, फोटोन का मास ऐड होगा, माइनस जेड बोसोन का मास वो सब्ट्रैक्ट होगा इनटू सी स्क्वायर, और ये हमारे पास नीचे आ गया 2 टाइम्स मास ऑफ हिग्स बोसोन। अब गामा तो है फोटोन, इसका रेस्पॉन्स 0 होता है, तो हमारे पास एनर्जी क्या, फॉर्मूला क्या आ गया, हिग्स बोसोन मास का स्क्वायर जेड बोसोन मास का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स mh। तो यहाँ से हम हिग्स बोसोन्स का मास की वैल्यू फिल कर देते हैं, 125 GeV स्क्वायर माइनस 90
अपॉन 2 इंटू ये हमारे पास कितना है मास 125। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये अप्रोक्सीमेट 30 GeV जो है हमें एनर्जी मिल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्लासिकल मॉडल स्केलर स्पिन जीरो मेसोन कंसिस्ट्स ऑफ ए क्वार्क एंड एंटी क्वार्क बाउंड बाय पोटेंशियल। ये पोटेंशियल गिवन है, ए और बी की वैल्यूज भी गिवन है। इफ द मास ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क आर नेग्लिजिबल, मास ऑफ मेसोन बी एस्टिमेटेड बाय। हमें मास निकालना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो हम क्या करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो अगर हमें एनर्जी पता चल जाए तो हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। dv बाई डी आर इक्वल टू 0 कर देते हैं, वहां से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मिल। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव लिया a माइनस बी बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें, a अपॉन बी। b बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू a, b बाय a मिलेगी। तो r इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हमारे पास आ गया अंडर रूट बी बाय ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है 100 MeV फर्मी पर फर्मी, और ये भी 200, तो यानी कि 1/√2। अब r इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, c इंटू डेल्टा टी। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिलेशन पता है ये हमें। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू एच कट अपॉन डेल्टा ई आ गया। तो आर का रिलेशन क्या मिला हमें, सी डेल्टा टी की जगह फिल कर दिया एच कट ओवर डेल्टा ई। अब आर कितना है 1/√2। एच कट सी की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेट 200 MeV फर्मी होती है। ये वैल्यू हम याद रख सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। तो ये 200 MeV फर्मी, डेल्टा ई हमें निकालनी है। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ गई 200 इंटू √2, ये अप्रोक्सीमेट 283 MeV आ जाएगी। अब डेल्टा एम निकालना है, डेल्टा एम क्या हो जाएगा, डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर। तो ये 283 MeV बाई सी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Consider the four processes. Which of the following is forbidden in the for the free particle? अब ये जो फर्स्ट प्रोसेस है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन फ्री पार्टिकल जो फ्री स्पेस में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन का मास है वो कम होता है न्यूट्रॉन से, तो ये रिएक्शन फॉरबिडन है फर्स्ट वाली। ठीक है, तो ये बी और ए ऑप्शन तो निग्लेक्ट हो गए। अब फर्स्ट के साथ फोर्थ है या फिर सेकेंड है। सेकेंड प्रोसेस चेक कर लेते हैं, लैम्डा जीरो इज पी पॉजिटिव प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। चार्ज कंजर्वेशन चेक करें, ये चार्ज जीरो, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 0, यहाँ पे तो चार्ज ही कंजर्व्ड नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी क्या होगी, फॉरबिडन होगी। सो ऑप्शन डी जो मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। In deep inelastic scattering, electrons are scattered off protons to determine if a proton has an internal structure. तो हम क्या कर रहे हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। हमें ये देखना है कि प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है या नहीं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस मस्ट बी एट लीस्ट। तो अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड करना है, तो जो वेवलेंथ होनी चाहिए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ऑफ द साइज ऑफ प्रोटॉन के, तभी हम फाइंड कर सकते हैं ना इंटरनल स्ट्रक्चर। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा, साइज ऑफ प्रोटॉन हम फाइंड कर सकते हैं आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी होगी, ए की वैल्यू प्रोटॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 का 1/3 क्या हो जाएगा 1। तो वेवलेंथ हमें मिल गई है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो होती है, रिलेशन क्या होता है एनर्जी के साथ, 150 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, और ये एनर्जी जो मिलती है हमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। ठीक है,
ये रिलेशन कहाँ से डिराइव किया गया है, लैम्डा इज एच ओवर अंडर रूट 2 के साथ। यहाँ पे H2Me की वैल्यू फिल कर दी। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट मिला है इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास फिल करने के बाद ये रिजल्ट बनता है। तो यहाँ से डेल्टा E जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वेयरिंग कर दी तो नीचे लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 150 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट जो है ऑप्शन बी मिलेगा हमारे पास करेक्ट आंसर। 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर मिलता है यहाँ से। If the binding energy of nucleus is given by this, यहाँ पे हमें ये सारी वैल्यूज गिवन है कांस्टेंट्स की। The most stable isobar for nucleus with A is, अब मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए हम क्या करते हैं, कर्ल B बाई कर्ल Z इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इसमें तो Z है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। कर्ल B बाई कर्ल Z क्या आ जाएगा, माइनस ए सिमेट्रिक अपॉन ए 2 इंटू 2Z माइनस ए, ठीक है, और ये 2Z का आगे 2 आ गया, प्लस 2Z ए सी अपॉन ए की पावर 1/3। अब इसमें हम वैल्यूज फिल कर देते हैं। ए सिमेट्रिक की वैल्यू -24 MeV, ए की वैल्यू कितनी है 216 इंटू 4 2Z माइनस 16 प्लस 2Z, ए सी की वैल्यू कितनी है 0.75 डिवाइडेड बाई 2 16 की पावर 1/3। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें z की वैल्यू क्या मिलेगी, अप्रॉक्सीमेट 84, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद। द रिएक्शन दिस कैनॉट बी प्रोसीड थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिकॉज इट वायलेट्स द, अब ये क्या है हमारे पास ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन आइसोस्पिन के लिए ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो प्रोसीड नहीं करी, तो आइसोस्पिन चेक कर लेते हैं। ड्यूट्रॉन की आइसोस्पिन कितनी होती है 0, का पार्टिकल की 0, इसकी आइसोस्पिन क्या होगी 1, तो यहाँ पे आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है। तो ऑप्शन डी जो मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। Let us approximate nuclear potential in the shell model by 3D isotropic harmonic oscillator. Lowest energy levels have angular momenta L0 and L1 respectively. Which of the two nuclei have magic number of protons and neutrons? अब हमें इनमें से चूज करना है किन न्यूक्लियाई में मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसमें देख लेते हैं प्रोटॉन कितने हैं 2, न्यूट्रॉन कितने हैं 2, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 8। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैजिक नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82, ठीक है, ये वाले नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन मैजिक नंबर है, न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर के इक्वल है, यहाँ पे भी। तो ऑप्शन ए जो मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। The charm quark assigned a charm quark number C is equal to 1. How should the Gelman-Nishijima formula for electric charge be modified for 4 flavor? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास डी, क्योंकि पहले जो था क्वार्क्स जब नहीं इन्वेंट हुए थे तो ये स्कीम का फॉर्मूला ये था। तो जब क्वार्क आ गया चार्म क्वार्क, तो ये चार्म क्वार्क जो है वो एड अप हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Consider the following process involving free particles. Which of the following statement is true? Process 1 obeys all the conservation laws. चेक कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, पॉजिटिव, सभी लॉज जो है वो ओबे हो रहे हैं। पहले चार्ज देख लेते हैं।
इस पे चार्ज -1 आएगा, एंटी पार्टिकल है, ये +1, ये 0, सही है, ठीक है, कंजर्व है चार्ज। फिर लैप्टॉन नंबर देख लेते हैं, ये लैप्टॉन नहीं है, ये भी नहीं है, ये लैप्टॉन है, एंटी पार्टिकल है, ये -1। न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो का -1, एंटी न्यूट्रिनो का -1 आएगा ना, कि पार्टिकल्स के लिए हमारे पास लैप्टॉन नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो पार्टिकल्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यू, टाउ और इनके न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इनके लिए लैप्टॉन नंबर की वैल्यू 1 मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, इसकी वैल्यू -1 आएगी, एंटी न्यूट्रिनो की भी -1। तो ये लैप्टॉन नंबर ही कंजर्व नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ट्रू नहीं है। ये सारे लॉस तो ओबे नहीं हो रहे, लैप्टॉन नंबर ही नहीं कंजर्व हो रहा। सेकंड देख लेते हैं, इट कंजर्व्स अ बेरियन नंबर। सेकंड से पहले बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ से देख लेते हैं, बेरियन नंबर कंजर्व है फोर्थ में, ये प्रोटॉन बेरियन है, ठीक है, 1 आएगा, इसका बेरियन नंबर है, ये बेरियन नहीं है, ये बेरियन है, न्यूट्रॉन, ये भी बेरियन है, बिफोर रिएक्शन 1 मिल रहा है, आफ्टर रिएक्शन 1 मिल रहा है, तो कंजर्व है। इट वायलेट्स द लैप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। तो लैप्टॉन नंबर निकाल लेते हैं, प्रोटॉन का 0, इसका क्या आ जाएगा -1, इसका क्या आएगा, न्यूट्रॉन का 0, पॉजिट्रॉन का -1, तो बिफोर रिएक्शन -1, आफ्टर रिएक्शन -1, तो लैप्टॉन नंबर भी कंजर्व हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगी क्योंकि ये वॉलेट लिखा हुआ है यहाँ पे। थर्ड देखो, इट इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट अलाउड बाय वीक इंटरेक्शन। तो थर्ड के लिए चेक कर लेते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पाई पॉजिटिव, पाई जीरो, पाई जीरो। पहले आइसोस्पिन की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन की आइसोस्पिन हाफ, न्यूट्रॉन की हाफ, प्रोटॉन पॉजिटिव की 1, इसकी भी 1, इसकी भी। अब वेक्टर एडिशन होगा, तो इसकी बिफोर रिएक्शन आइसोस्पिन कितनी मिली, 0 और 1, इसको ऐड किया तो 0, 1 और 2, और ये 1 बच गया। अब 0 और 1 से हमें 1 मिलेगा, 1 और 1 से क्या मिलेगी, कितनी वैल्यूज मिलेंगी हमें, 0, 1, 2, 2 और 1 से कितनी मिलेंगी हमें, 1, 2, 3। तो देखो बिफोर रिएक्शन 0, 1 है, तो आफ्टर रिएक्शन 0, 1 मिल रहा है, तो आइसोस्पिन जो है वो कंजर्व आ रही है यहाँ पे। I3 कंपोनेंट देखिए, अगर प्रोटॉन का हाफ, न्यूट्रॉन का -1/2, ये +1, 0, 0, तो I3 कंपोनेंट जो है वो भी कंजर्व नहीं है क्योंकि बिफोर रिएक्शन 0 है और आफ्टर रिएक्शन 1 है, तो I3 तो कंजर्व ही नहीं है, ठीक है। और स्ट्रेननेस देख लेते हैं, इसमें स्ट्रेननेस कैसे आएगी, हमारे पास प्रोटॉन की स्ट्रेननेस 0, न्यूट्रॉन की भी 0, और इन सब की स्ट्रेननेस क्या 0 आ रही है, तो डेल्टा S 0 आ रहा है। तो ये जो है, ये किसके वीक रिएक्शन के थ्रू अलाउड है, स्ट्रॉन्ग में देखो यहाँ पे I3 कंपोनेंट जो है कंजर्व नहीं है, तो इट इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये तो सही है, बट इट इज अलाउड बाय वीक इंटरेक्शन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसा क्यों कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, आइसोस्पिन, I3 कंपोनेंट और स्ट्रेननेस तीनों कंजर्व होनी चाहिए, बट यहाँ पे I3 कंजर्व नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बट अलाउड बाय वीक इंटरेक्शन वो सही है, क्योंकि वीक इंटरेक्शन में I3 कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। आइसोस्पिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और स्ट्रेननेस क्या होती है, डेल्टा S 0 ± 1। इसका ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।